बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं आवर्त सारणी का पहला भाग, जिसे नाम दिया गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है ना। मेंडलीफ जो थे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले तो आपको ये बताना है कि मेंडलीफ एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के मामले में। ठीक है। और उनकी एक प्रसिद्ध बुक थी, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और 1869 के अंदर इन्होंने अपने पहला जो ये आवर्त सारणी का कार्य शुरू किया था। तो इनकी जो आवर्त सारणी है, वो आवर्त सारणी मुख्य रूप से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में बताई गई है। किसके? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ये दर्शाई गई थी। ठीक है। और इसी के आधार पर इनका नियम था। इस नियम को अपन बोलते हैं आवर्ती फलन नियम। क्या बोलते हैं? आवर्ती फलन नियम। और ये जो आवर्ती फलन नियम था, वो ये था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने कहा था? मेंडलीफ ने। कि आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होना, ये आवर्ती फलन कहलाता है। जैसे अपन जनरली बोलते हैं ना गणित में, एक से जैसे 9 तक गिनती लिखते हो आप, तो एक निश्चित अंतराल या एक निश्चित संख्या के बाद सम संख्या और विषम संख्या बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है उनकी। उसी तरीके से इसमें भी इन्होंने यही कहा था कि जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर अपन तत्वों को रख देते हैं, तो रखने के बाद उनकी जो गुण है, उन गुणों में एक निश्चित अंतराल में वापस पुनरावृत्ति होगी। ठीक है। तो ये इसका सबसे मेन नियम यही था। यानी कुल मिला के ये आवर्त सारणी जो बनाई गई है, ये आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं इसका मेन पॉइंट, वो है आवर्त सारणी का प्रारूप। प्रारूप भी ले लो और साथ में विशेषताएं भी ले लेते हैं। प्रारूप और विशेषताएं दोनों एक साथ बता देता हूं। ठीक है ना। वैसे अपने सिलेबस में तो ये टॉपिक हट चुका है, लेकिन फिर भी हमें आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने से पहले हमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए देखिए, अब प्रारूप में सबसे पहली चीज क्या होता है कि आवर्त सारणी में ना ऐसे यूं दो भाग होते हैं। एक तो होता है ये भाग यूं, ठीक है, और एक होती है जो यूं लंबी चलती है इस तरह से। ठीक है। तो यहां इनकी जो आवर्त सारणी थी, इनकी आवर्त सारणी सबसे पहली बात तो थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा गया, है ना। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। तत्वों को व्यवस्थित करना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये थी, दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर खाने, जिसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है। ये जो है ना, ये लंबे, ये कहलाते हैं वर्ग। और ये होते हैं क्षैतिज खाने, जिसे अपन नाम देते हैं आवर्त। क्या नाम देते हैं? आवर्त। और क्षैतिज खाने जो होते हैं, इनको आवर्त नाम दिया गया है। ठीक है। और इसमें ऊर्ध्वाधर खानों में
वर्ग की संख्या जो थी वो 9 थी, और ये जो थे ये कितने थे, 7 आवर्त थे इसके अंदर। तो मैंने भाई पहले आप जनरली ये ध्यान रखो कि क्या होता है आवर्त सारणी, जब अपन प्रारूप देखते हैं तो प्रारूप में यूं चलते हैं ऊपर से नीचे, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर खाने, जिसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। और एक होते हैं क्षैतिज खाने, यूं चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो बाएं से दाएं चलते हैं उन खानों को हम आवर्त कहते हैं, और इनकी संख्या थी 7। ठीक है, पहले तो ये इसकी एक जनरल आपको जानकारी ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि जो ये वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग की संख्या बताई गई है 9। ये कैसे होती है, तो इसमें क्या होता है कि 1 से 7 तक जो वर्ग है इनको रोमन संख्या में, हालांकि वर्ग को रोमन संख्या में दर्शाया गया है, तो 1 से 7 तक जो थे इनको प्रत्येक को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें ए और बी में। यानी देखो आप, अब देखो कैसे बनती है आवर्त सारणी। 1 से 7 तक यानी 7 संख्या हुई, अब प्रत्येक को 2 भागों में, ए और बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे अगर अपन करते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। ठीक है, और 8वां वर्ग जो था, 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भाग में। अब 8वां 3, तो 14 ये हो गए, 3 17 ये हो गए, और एक वर्ग था, एक वर्ग जो था वो शून्य वर्ग कहलाता है। कौन सा, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग का मतलब ये है कि अगर भविष्य में अक्रिय गैसें जो होती है, जैसे अपन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन के बारे में बात करते हैं, तो उन अक्रिय गैसों की खोज उस समय नहीं हुई थी, लेकिन मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का जो ढांचा तैयार किया था, उस ढांचे के अंदर पहले से बता दिया था कि ये एक शून्य वर्ग कहलाएगा, जिसके अंदर अक्रिय गैसों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये किसके लिए दिया गया था, अक्रिय गैसों के लिए। तो यहां अगर अपन यूं संख्या देखते हैं ना, तो 9 तो बताइए, लेकिन वास्तव में अगर संख्या देखते हैं तो 18 हो जाती है। जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मॉजले के द्वारा बनाई गई थी, उसमें भी 1 से लेके 18 तक के, है ना, पूरे 18 वर्ग दर्शाए गए। तो वो 18 वर्ग को यहां पर इन्होंने तो चलो भाग में डिवाइड किया, उसमें उन्होंने डायरेक्ट पूरी 1 से 18 तक संख्या बताई थी। ठीक है, और आवर्त की जब बात करते हैं तो 7 आवर्त है। ठीक है, अब 7 आवर्त में भी क्या होता है कि पहला जो आवर्त होता है उसे अति लघु आवर्त कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल तत्वों की संख्या 2 ही थी। फिर दूसरा और तीसरा आवर्त होता है जिसमें 8 तत्व थे। ठीक है, तो देखो आप आवर्त की जब बात की जाती है तो पहला आवर्त जो था, पहले आवर्त में 2 तत्व थे। ठीक है, और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व थे। ठीक है, और चौथे और पांचवें में कितने थे, 18 तत्व बताए गए। और छठे आवर्त में 32, और 7वां आवर्त जो था वो क्या था, अपूर्ण था। मतलब उस समय इतने तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उसको खाली छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये एक सामान्य तरीके से हम आवर्त सारणी के बारे में बता सकते हैं कि जो 2 तत्व अगर है पहला आवर्त, तो इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। ये 8 तत्व है, इसको लघु। ये दीर्घ, कौन से, चौथा और पांचवा दीर्घ आवर्त, और छठा आवर्त जो था इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हम जनरली प्रारूप की बात करते हैं आवर्त सारणी की, कि मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे थोड़ा और बता दें। ओके, चलिए अब आगे हम लेते हैं। यहां तो ये आवर्त और वर्ग की बात की गई है।
अब इसमें क्या विशेषता थी इस आवर्त सारणी की, वो देखिए। इसमें विशेषता ये थी कि इन्होंने जब ये तत्वों को वर्गीकृत किया था तो उस दौरान इनके द्वारा देखिए कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं लेते हैं। देखिए कुछ मुख्य पॉइंट लेते हैं। तो विशेषताओं में हम जैसे पहला पॉइंट लेते हैं वो ये है कि इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में और असमान तत्वों को अलग अलग वर्ग में स्थान दिया। पहले पॉइंट लिख देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। दूसरा था कि कुछ तत्व खोजे गए जिनका आज के समय में अलग नाम दिया गया। देखो इनके टाइम में क्या था, 3 तत्वों की खोज हुई थी जिसमें एक था एका बोरॉन, ठीक है, और एक था एका एल्यूमिनियम और एक था एका सिलिकॉन। क्या था? सिलिकॉन, ठीक है। अब एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन पहले के टाइम में जब इन्होंने खोज की थी उस टाइम ये नाम था, और आज के समय में हम इनका नाम चेंज लेते हैं तो एका बोरॉन, ठीक है ना, एका बोरॉन जो था उसका नाम है स्कैंडियम। आज जो अपन स्कैंडियम पढ़ते हैं, स्कैंडियम, SC, स्कैंडियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम है, इसका नाम दिया गया है गैलियम, धातु है गैलियम, Ga, और एका सिलिकॉन को नाम दिया गया है जर्मेनियम। क्या नाम दिया गया? जर्मेनियम। ये इसके संकेत है, प्रतीक के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी पहली विशेषता ये थी कि इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा और भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब अगर ये इस तरह से इनको व्यवस्थित किया गया है तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जब ये तत्व इस प्रकार से बनाए गए तो हम ये कह सकते हैं कि इसी के द्वारा नए तत्वों की खोज को प्रोत्साहन मिला है। नए तत्वों की खोज को क्या मिला? प्रोत्साहन दिया गया है, क्योंकि बाद में ये इस प्रकार से इनका जो प्रयास था इसको देखकर फिर आगे जो मौजले थे उन्होंने आवर्त सारणी पूरी नई बनाई थी, है ना। तो ये दो तो इसकी ये विशेषताएं हो गई। तीसरी विशेषता ये थी कि इन्होंने कहा कि एक ही वर्ग के तत्वों में संयोजकता समान होती है। संयोजकता जो होती है ना वो समान होगी, मतलब जैसे पहला वर्ग है तो पहले वर्ग के लिए एक संयोजकता, 2 है तो दूसरे वर्ग के लिए 2 संयोजकता, इस तरह से इन्होंने बताया था। और चौथा पॉइंट इसका ये था कि इन्होंने जो समस्थानिक थे
समस्थानिक है ना, समस्थानिकों के लिए अलग से स्थान दे दिया था। और दूसरी चीज ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि बीच में कई जगह खाली स्थान छोड़ दिए गए थे। खाली स्थान छोड़ने का मतलब इनका यही था कि अगर भविष्य में नए तत्वों की खोज होती है तो उन तत्वों के गुण अगर यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं उनसे समानता रखते हैं तो उन खाली स्थान के अंदर हम इन तत्वों को आसानी से क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, अब जब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं है ना, तो एक एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि एक ही वर्ग के तत्व हैं, उनके गुण तो समान होते हैं, लेकिन जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, चलो ये भी पॉइंट बता देता हूं कि एक ही वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता होती है, लेकिन आवर्त में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक ही वर्ग के तत्वों में तो गुण समान होंगे, लेकिन हम आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। तो ये इनके मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताओं को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब हम लेते हैं इस आवर्त सारणी की कुछ कमियां। ये ध्यान रखनी है आपको। लोग हमेशा क्या करते हैं, लोग हमेशा विशेषताएं नहीं देखते, कमियां देखते हैं। तो यहां पर भी आवर्त सारणी इनके द्वारा जब इतनी व्यवस्थित की गई थी तो फिर भी इनकी कुछ कमियां निकाली गई हैं। उन कमियों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली कमी थी हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति। किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति। सबसे पहले देखो आप कमी, आवर्त सारणी की कमियां। सबसे पहली थी हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित। ठीक है, दूसरा, कुछ स्थानों पर परमाणु भार का बढ़ता क्रम तोड़ा गया। तीसरा, समान गुणों वाले कुछ तत्वों को अलग वर्ग में स्थान दिया तथा कुछ असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। ठीक है, और चौथा था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर
अलग स्थान दिया गया। देखो आप, चार कमियां हैं इसकी मुख्य रूप से। सबसे पहली कमी ये है कि इसमें ये कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति अनिश्चित थी। अनिश्चित का मतलब ये था कि हाइड्रोजन को पहले वर्ग में भी स्थान दे दिया, और पहला वर्ग जैसे अपन बोलते हैं क्षारीय धातु तत्व, तो इसको क्षारीय धातु तत्व में भी रखा गया, और एक था हेलोजन परिवार जिसे अपन 17वां वर्ग कहते हैं, तो 17वें वर्ग के हिसाब से इसके अंदर स्थान दिया गया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा तत्व? आवारा तत्व, एकमात्र आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जहां पर भी बिठा दो, जिस वर्ग में स्थान दे दो, वो वहां जाके बैठ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा था कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम तोड़ा गया। मतलब ये था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी व्यवस्थित की गई थी, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है पोटेशियम कैल्शियम जो है, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम है, इसमें क्या था कि परमाणु भार का क्रम इस प्रकार से तोड़ा गया कि पहले ज्यादा वाले को दे दिया, फिर कम वाले को दे दिया। ठीक है, और उसमें भी पॉइंटों में फर्क था, ज्यादा ऐसा नहीं था कि भाई 2-4 संख्याओं का फर्क, नहीं। जैसे 35 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो आगे वाले का जैसे दे दिया तो 35 पॉइंट भी समथिंग, मतलब पॉइंटों के अंदर उसके मान में कुछ चेंजेस थे, तो वहां पर इस आवर्त सारणी के हिसाब से क्रम को तोड़ दिया गया। फिर ये आया कि समान गुणों वाले कुछ तत्वों को अलग वर्ग में स्थान दे दिया। मतलब हम कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में ये दर्शाया गया है कि एक समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में स्थान देना, लेकिन यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ और असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया। जैसे अपन जानते हैं सिक्का धातुएं जो होती हैं, सिक्का धातुओं के अब नाम दिया गया सिक्का धातु, है ना। तो सिक्का धातुएं जो होती है, सिक्का धातुओं के गुण लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग वर्ग के अंदर स्थान दे दिया गया। ठीक है, और चौथा पॉइंट था लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के बाहर अलग से स्थान दिया गया। इसका भी जवाब ये मेंडलिफ जो थे वो नहीं दे पाए थे। उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम ये कह सकते हैं कि आकार बड़ा है, जगह नहीं थी। अब उनका जवाब तो इतना ही था कि अंदर आवर्त सारणी में इतना स्थान नहीं है कि हम इस पूरी श्रेणी के तत्वों को अंदर व्यवस्थित करें, इसलिए आवर्त सारणी के इसको क्या कर दिया था, बाहर स्थान दिया गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने एक शॉर्ट तरीके से इस मेंडलिफ की आवर्त सारणी को पढ़ा। अब अपना मेन पॉइंट आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।